एक बार की बात है, सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में सभी गांव वाले रात को चैन से सो रहे होते हैं। तभी आशु नाम के एक व्यक्ति को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए उठता है। जब वो पानी पी रहा होता है तो उसकी नजर अपनी खिड़की पर पड़ती है। वो खिड़की के बाहर देखता है एक चुड़ैल और भूतिया कुत्ता एक औरत को मार कर उसकी लाश खा रहे होते हैं। ये देखकर आशु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर उसके घर वाले उठ जाते हैं और उससे बोलते हैं, माँ, मैंने अभी बाहर एक चुड़ैल और एक भूतिया कुत्ता देखा जो मीना काकी की लाश को खा रहे थे। क्या? चुड़ैल और भूतिया कुत्ता अपने गांव में? तू ये क्या बोल रहा है बेटा? लगता है तूने कोई डरावना सपना देख लिया है। नहीं माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे साथ बाहर चलकर देख लीजिए। इसके बाद आशु अपनी माँ के साथ बाहर जाता है। वहाँ उसकी माँ मीना की लाश को देखती है। मीना की लाश को देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कि किसी जानवर ने उसकी लाश को नोच कर खाया हो। ये देखकर आशु की माँ को अपने बेटे की बात पर विश्वास हो जाता है और वो डरते हुए अपने बेटे से बोलती है, बेटा, कल सुबह होते ही हमें ये बात गांव के सभी लोगों को बतानी होगी। अगर हम ये बात छुपाएंगे तो शायद कल वो चुड़ैल हमारी भी किसी तरह से जान ले लेगी और अभी हमें घर में चलना चाहिए। क्या पता वो चुड़ैल और उसका भूतिया कुत्ता अभी भी यहीं कहीं होगा। हाँ माँ, तुम सही बोल रही हो। इतना बोलकर वो दोनों अपने घर में चले जाते हैं और अगले दिन गांव वाले मीना की लाश देखकर उसकी मृत्यु पर शोक जताते हैं। वहीं आशु और उसकी माँ सभी गांव वालों को चुड़ैल के बारे में बताती है। चुड़ैल के बारे में सुनने के बाद गांव के लोग बोलते हैं, क्या हमारे गांव में किसी चुड़ैल का साया है? हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? आखिर हम गांव वालों ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो वो चुड़ैल अपना भूतिया कुत्ता लेकर हमारे गांव में आ गई है? आज उसने मीना को मार डाला, कल को वो मुझे और तुम्हें भी मार सकती है। हम कैसे इस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ाएं? भाइयों, कुछ सोचो। तुम सही बोल रहे हो बेटा, अब हम सबको मिलकर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल तो हम सबको रात में अपने घर के अंदर ही छुपकर रहना चाहिए ताकि वो चुड़ैल हम लोगों को पकड़ ना सके। जिसके बाद सभी गांव वाले मंदिर में जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है और शाम हो जाती है। रात होते ही सभी गांव वाले अपने घर का दरवाजा बंद करके अपने घर में सोने के लिए चले जाते हैं। रात के 2 बज रहे होते हैं और अब आधी रात को वो चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते के साथ गांव के अंदर आती है और वो देखती है कि गांव के सभी लोग आज अपने अपने घरों के अंदर सोए हुए हैं। आज एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो अपने घर के बाहर या आंगन में हो। ये देखकर चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते से बोलती है, ये क्या, आज सारे गांव वाले अपने घरों के अंदर हैं। लगता है इन गांव वालों को हमारे बारे में पता चल गया है। इन्हें क्या लगता है कि ये अपने घर में छुप कर बैठ जाएंगे तो हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम इन्हें इनके घर के अंदर से बुलाकर मारेंगे और अगर फिर भी ये अपने घरों से बाहर नहीं निकले तो इनके घर में घुस कर इनको मारेंगे। हाँ मेरे शेर, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैं अपना वेश बदल के लोगों के घर का दरवाजा खटखटाऊं और उनसे मदद की भीख मांगूं। और जब मैं ऐसा करूंगी तो कोई न कोई जरूर बाहर आ जाएगा मेरी मदद करने को, और जब वो बाहर निकलेगा तब हम अपना शिकार कर लेंगे, है ना? अब चुड़ैल ऐसा ही करती है, परंतु इस बात से बेखबर चुड़ैल की सभी गांव वाले उसको देख रहे हैं। वो चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है और एक सुंदर लड़की का रूप ले लेती है और वो राजू के घर की ओर जाती है। चुड़ैल राजू के घर का दरवाजा जोर जोर से पीटती है और बोलती है, कोई है? प्लीज मेरी मदद करो, नहीं तो वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। प्लीज दरवाजा खोलो, कोई मेरी मदद करो। चुड़ैल की आवाज सुनकर राजू अपने घर में बैठा खुद से बोलता है, इस चुड़ैल को मैं ही मिला था क्या जो ये मेरे घर का दरवाजा पीट रही है? हे भगवान, अब क्या करूं? कहीं ऐसा ना हो कि ये दरवाजा तोड़कर मेरे घर के अंदर घुस जाए। हे प्रभु, मेरी मदद करो। काफी देर तक चुड़ैल राजू के घर का दरवाजा पीटती रहती है पर राजू बाहर नहीं आता। जिसके बाद चुड़ैल अपना भूतिया कुत्ता लेकर वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल के वहाँ से जाते ही राजू दरवाजा खोलता है और बाहर आता है। चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते के साथ फिर से वहाँ आ जाती है
और राजू को मार डालती है। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो वही चुड़ैल राजू को मारकर अपने भूतिया कुत्ते के साथ गांव से चली जाती है। अगली सुबह फिर से सभी गांव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं, अरे ये चुड़ैल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हम सबको इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना होगा। तुम सही बोल रही हो बहन, इस चुड़ैल और उसके भूतिया कुत्ते से हमारी एक ही इंसान जान बचा सकता है और वो है पहाड़ी वाले कालू बाबा। हम सबको कालू बाबा के पास जाना चाहिए। इतना बोलकर वो सभी औरतें कालू बाबा के पास मदद मांगने के लिए जाती हैं और कालू बाबा उन सभी गांव वालों की मदद के लिए मान जाते हैं। रात को कालू बाबा गांव वालों के गांव में जाते हैं। जैसे ही रात के 2 बजते हैं, चुड़ैल अपना भूतिया कुत्ता लेकर उस गांव में आती है। कालू बाबा उस चुड़ैल का सामना करते हैं। बाबा को देखकर चुड़ैल बोलती है, बाबा तू यहाँ से चला जा, तू इस गांव का नहीं है। तूने मेरे या मेरे कुत्ते का कुछ नहीं बिगाड़ा, इसीलिए हम दोनों तेरी जान नहीं लेना चाहते। पर फिर भी अगर तू मेरे और इस गांव वालों के बीच में आएगा तो मैं तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगी। अगर मुझे मार कर तेरा बदला पूरा हो जाता है तो तू मुझे मार देना, पर उससे पहले तू मुझे ये बता, इन गांव वालों ने तेरा और तेरे कुत्ते का आखिर क्या बिगाड़ा है जो तू सभी गांव वालों की जान लेना चाहती है। मेरी मौत इन गांव वालों की वजह से हुई है बाबा। मैं मेरे शेरू के साथ अकेले रहा करती थी। मैं मुन्नी हूँ, इस गांव की रहने वाली, जिन पर इन्होंने लांछन लगाया था। बाबा मैं अपने शेरू के साथ अकेले रहा करती थी। एक दिन गांव में चोरी हुई। इत्तेफाक से उस समय मैं अपने कुत्ते की दवाई लेकर घर जा रही थी। रास्ते में एक चोर मेरे हाथों में पोटली थमा गया। मैं उस पोटली को लेकर सरपंच के पास जाने ही वाली थी। उससे पहले गांव के लोगों ने उस पोटली को मेरे हाथों में देख लिया और मुझे चोर ठहरा दिया। इसके बाद इन लोगों ने बिना मेरी बात सुने मुझे पत्थरों से मारा, जिससे मेरी और मेरे शेरू की मृत्यु हो गई। बस तभी से मैंने ठान लिया कि मैं अपनी मौत का बदला इन गांव वालों से लूंगी। मीनू हमें माफ कर दे, हमें लगा वो चोरी तूने ही करी है। वो पैसे हम सभी गांव वालों की जमा पूंजी थी। हमने तेरी बात नहीं सुनी और जब उस चोर ने हमें ये कहा कि ये चोरी तूने की है और तेरे पास पोटली मिली तो हम सभी गांव वालों को लगा कि तू ही चोर है। हमें हमारी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे। हाँ हम मानते हैं हमारी वजह से तेरी जान गई, पर उसका बदला इस तरह से मत ले। पूरे गांव को वीरान मत कर। मुन्ने तुम एक समझदार लड़की हो, गांव वालों से गलती हुई है और तुमसे अपनी गलती की माफी मांग रहे हैं ये सब, तुम इन्हें माफ कर दो। नहीं, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। आज इनकी वजह से मैं इंसान से एक चुड़ैल बन गई हूँ और मेरा शेरू एक कुत्ते से भूतिया कुत्ता। इतना बोलकर भूतिया कुत्ता और वो चुड़ैल गांव वालों पर हमला करने लगते हैं, जिसके बाद ना चाहते हुए भी बाबा को अपना भभूत चुड़ैल और कुत्ते के ऊपर फेंकना पड़ता है। बाबा जैसे ही अपना भभूत चुड़ैल के ऊपर फेंकते हैं, जिसके बाद बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं और उन दोनों के शरीर में आग लग जाती है और वो दोनों जलकर राख हो जाते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले उस चुड़ैल और उसके भूतिया कुत्ते के खौफ से आजाद हो जाते हैं। रात के 12 बजे अतुल को किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। रोने की आवाज सुनकर 10 साल का अतुल उठ जाता है। कौन है इतनी रात को? कौन रो रहा है? अतुल के बोलते ही रोने की आवाज बंद हो जाती है, जिसके बाद अतुल फिर से सो जाता है। अभी अतुल को सोए 10 मिनट भी नहीं हुआ, एक बार फिर से उसको किसी की सिसकियां सुनाई देती है। अपने कमरे से बाहर आती सिसकियों की आवाज सुनकर अतुल को नींद नहीं आती और अब वो डरने लगता है। कौन है जो इस तरह से इतनी रात को रो रहा है? मैं एक काम करता हूँ, मैं आज माँ पापा के पास जाकर सो जाता हूँ। इतना बोलकर अतुल अपने कमरे से बाहर जाता है। वो अपनी स्वर्गवासी नानी के कमरे से होते हुए अपनी माँ के पास जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसकी नानी का कमरा खुला है और उसकी नानी की कुर्सी अपने आप हिल रही है। ये देखकर अतुल और डर जाता है और कमरा बंद करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही अतुल आगे बढ़ता है, उसको अपनी नानी की आवाज सुनाई देती है। मेरा बच्चा आ गया अपनी नानी से मिलने। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी मेरे अतुल। अपनी नानी की आवाज सुनकर अतुल कमरे में जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी नानी एक मिठाई के डब्बे को अतुल के लिए पैक कर रही होती है। अपनी
नानी को देखकर अतुल खुश होता है और अपनी नानी से बोलता है, नानी, आप आ गई मुझसे मिलने। आपको पता है मैं कब से आपसे मिलना चाहता था, पर पापा हमेशा बोलते थे कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो मुझे आपसे मिलवाने के लिए गांव ला सके। और जब मैं आपसे मिलने गांव आया तो सब बोल रहे थे कि आप मर चुकी हैं। अरे मेरे बच्चे, तुझ में तो तेरी नानी की जान बसती है, जान। बिना तुझसे मिले और तुझे प्यार किए मैं इस दुनिया से कैसे मुक्ति पा सकती हूँ? सच नानी? हाँ मेरे बच्चे। तो फिर आज आप मुझे अपने पास सुलाओ ना नानी। जिसके बाद अतुल अपनी नानी के साथ अपनी नानी के कमरे में ही सो जाता है। अगली सुबह अतुल की माँ उसे पूरे घर में ढूंढती है और वो देखती है कि अतुल अपनी नानी के कमरे में सोया हुआ है। बीना अतुल को उठाती है और बोलती है, बेटा सुबह हो गई है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तुम्हें नानी का गाँव घूमना था ना? सच? नानी, आपने सुना, आज हम गांव घूमने चल रहे हैं। नानी, आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ। अतुल को अकेले किसी और से बात करता देख बीना बहुत हैरान होती है और अतुल से बोलती है, बेटा तुम किससे बात कर रहे हो? माँ, मैं नानी से बात कर रहा हूँ। अच्छा माँ, मैं तैयार होकर आता हूँ। नानी, आप भी जल्दी तैयार हो जाओ। इतना बोलकर अतुल तैयार होने के लिए चला जाता है। बीना ये सब देखकर बहुत हैरान होती है और जल्दी से अपने पति विवेक के पास जाकर उससे बोलती है, सुनो, आज मैंने देखा अतुल अकेले अपनी नानी के कमरे में सो रहा था और किसी से बात भी कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो किससे बात कर रहा है तो वो बोला कि वो नानी से बात कर रहा है। विवेक, मेरी माँ उसे दिख रही है। विवेक, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या बीना, तुम बेकार ही टेंशन लेती रहती हो। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारी माँ और अतुल एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। अतुल अभी अपनी नानी के सदमे से बाहर नहीं आया है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। वो सदमे से बाहर निकले इसलिए तो मैं उसे आज गांव घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ। शायद आप सही बोल रहे हो। इस तरह से दोनों घर में हो रही घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं और बाहर गांव घूमने जाते हैं, जहां दोनों पति पत्नी अतुल को एक बार फिर से किसी से अकेले में बात करते हुए देखते हैं, परंतु वो दोनों कुछ नहीं बोलते और रात को घर जाते हैं, जहां रात को अतुल अपनी नानी के कमरे में सोने की जिद करता है, जिस पर विवेक को गुस्सा आ जाता है और वो अतुल को डांटते हुए बोलता है, अतुल, ये क्या जिद लगा रखी है? नानी के साथ सोना है, नानी के साथ सोना है, जब हमने कह दिया ना कि आज तुम अपने कमरे में सोओगे या फिर हमारे साथ। समझ में नहीं आ रही क्या बात? और रही तुम्हारी नानी की बात, तो वो मर चुकी है, वो यहाँ नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ पापा, नानी यही है। अच्छा बताओ, कहाँ है तुम्हारी नानी? हमें तो नहीं दिख रही। हाँ, नानी यहीं पर है। आप मुझ पर इस तरह से गुस्सा कर रहे हो, नानी को अच्छा नहीं लग रहा है, वो रो रही है। आप मुझे डांटना बंद करो। अतुल की बातें सुनकर अब विवेक को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अतुल पर हाथ उठाता है। जैसे ही विवेक अतुल पर हाथ उठाता है, अतुल की नानी उसके पिताजी का हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद विवेक को भी एहसास होता है कि यहाँ उन तीनों के अलावा कोई चौथा मौजूद है। जिसके बाद खिड़कियाँ अपने आप बंद होने लगती हैं। घर के अंदर के सामान अपने आप हिलने और टूटकर गिरने लगते हैं। ये सब देखकर बीना और विवेक बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तो वहीं अतुल अपनी नानी से बोलता है, नानी प्लीज आप गुस्सा मत करो, वो पापा है मेरे। पापा आपको देख नहीं पा रहे इसलिए गुस्सा हो रहे हैं, आप उनके सामने आ जाओ ना प्लीज। जिसके बाद अतुल की नानी अपनी बेटी और दामाद के सामने आती है। बीना और विवेक अतुल की नानी को अपने सामने देखकर डर जाते हैं। जिसके बाद अतुल की नानी उनसे बोलती है, बेटा मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तुम लोग इतना ज्यादा डर गए, पर मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी नाती से मिल सकूं, उसके साथ कुछ वक्त बिता सकूं। तुमको पता है ना कि अतुल मेरा इकलौता नाती है, ठीक वैसे ही जैसे तुम मेरी इकलौती बेटी है। शायद मेरे इसी प्यार की वजह से मुझे अब तक मुक्ति नहीं मिल पाई। अगर इसी तरह से मेरा प्यार अतुल के लिए बढ़ता रहा तो ये प्यार कहीं अतुल के लिए ही खतरा न बन जाए। बेटा इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मुक्ति दिला दो, ताकि मैं अतुल की मोह और माया
सारा सच जानने के बाद वीणा अपने पति विवेक के साथ मिलकर अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए एक छोटा सा हवन करवाती है और अपनी माँ की आत्मा को मुक्ति दिलवाती है। मुक्ति मिलने के बाद अतुल की नानी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है और समय के साथ बहुत जल्द अतुल भी अपनी नानी को भूल जाता है। रात के अंधेरे में मोहन शहर से अपने गांव लौट रहा होता है। रात का मंजर देखकर मोहन के मन में थोड़ी बहुत घबराहट भी हो रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बैल की आवाज सुनाई देती है। मोहन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। किसी तरह से मोहन घर पहुंच जाता है और वो अपनी पत्नी मीना से कहता है, अरे मीना, जरा एक गिलास पानी तो देना। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा हूँ। रास्ते में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। क्या कहीं आपने पीछे मुड़कर तो नहीं देखा ना? हाँ, जब मैं आ रहा था तो मुझे किसी बैल की आवाज आ रही थी, तो मैं पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वहाँ कोई नजर नहीं आया। फिर मैं अपने घर वापस आ गया। हे भगवान, आपने पीछे मुड़कर क्यों देखा? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि कभी भी रात के अंधेरे में किसी की भी आवाज आए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं? तुम खामखा की टेंशन ले रही हो मीना। जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। मीना अंदर पानी लेने चली जाती है। तभी मोहन के दरवाजे पर जोर जोर से खटखट की आवाज होने लगती है। मीना भाग कर आती है और अपने पति से कहती है, देखो, दरवाजा मत खोलना। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। पागल हो क्या? इतनी रात को अगर कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो इसका मतलब कि किसी को हमारी जरूरत है, और मैं तुम्हारी इन बचकानी बातों में नहीं आने वाला। मैं जा रहा हूँ दरवाजा खोलने। आपको सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कुछ कहा है आपसे। आपको दरवाजा नहीं खोलना है। मैंने किसी की मदद करने से आपको नहीं रोका है, लेकिन आपको शायद इस गांव में उस भूतिया बैल और चुड़ैल के बारे में नहीं पता है। सबसे बड़ी गलती तो आप ये करके आए हो कि जब आप घर आ रहे थे तब आप पीछे मुड़कर देख रहे थे। पीछे मुड़कर देखना ही सबसे बड़ी गलती थी, और मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप दरवाजा खोलें। मोहन मीना की बात को नहीं सुनता और वो जाकर दरवाजा खोल देता है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि भूतिया बैल के ऊपर एक चुड़ैल बैठी होती है। वो चुड़ैल मोहन का गला पकड़कर बैल के ऊपर बिठाकर उसे अपने साथ ले जाती है। मीना चिल्लाती रह जाती है और रोती रहती है, लेकिन वो अपने पति को उस चुड़ैल से नहीं बचा पाती। उसके बाद मीना शोर मचाने लगती है। गांव के आसपास के लोग भी उसका शोर सुनकर उठ जाते हैं और वो लालटेन और लाठी लेकर मीना के पास आते हैं और मीना से कहते हैं, अरे क्या हुआ मीना बहन, तुम इतनी रात को चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? भैया, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पति शहर से वापस आ रहे थे और उन्हें आते आते अंधेरा हो गया। उन्हें इस गांव की भूतिया बैल और चुड़ैल के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। रास्ते में वो बैल उन्हें आवाज देने लगा और ये पीछे मुड़कर देख लिए, और उनका पीछा करते करते चुड़ैल हमारे घर तक आ गई और वो मेरे पति को उठा कर ले गई। भैया, क्या ये सब हो गया? और वो भूतिया बैल और चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ऐसा मत बोलिए। मैं अपने पति को बचाना चाहती हूँ और आप सब मेरा साथ दीजिए। आप सब मेरे साथ चलिए, उन्हें ढूंढने की कोशिश करिए। मैं अपने पति को बचा कर ही रहूंगी। टेंशन मत लो मीना बहन, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो जल्दी जल्दी चलो, मोहन भाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मीना गांव वालों के साथ अपने पति को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है और आखिरकार मीना गांव वालों के साथ एक सुनसान जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो भूतिया बैल और चुड़ैल दोनों मिलकर मोहन को पेड़ पर उल्टा लटका रहे होते हैं। ये मंजर देखकर गांव वाले और मीना सभी लोग घबरा जाते हैं। मीना अपने पति को इस हालत में देखकर उसके पास भागी चली जाती है और वो चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अगर मेरे पति से या मुझसे कोई भी जाने अनजाने में भूल हो गई हो तो आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। ये मेरा सुहाग है, इनके बिना मैं नहीं रह सकती। नहीं, तेरे पति को मारकर उसका खून पीऊंगी। लेकिन आप इनका खून क्यों करना चाहती हैं? मेरे पति ने आखिर क्या किया है? नहीं, मुझे तेरे पति का खून पीना है तो पीना है। ये सारे मर्द जात एक ही किस्म के होते हैं और मैं अपने गांव के हर मर्द को मारकर उसका खून पीना चाहती हूँ।
क्योंकि मुझे भी मेरे पति ने मार डाला था। तब से मैं यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। मैं मानती हूँ कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मेरे पति बिल्कुल भी वैसे नहीं है। मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप मेरे पति को मत मारो। अगर आपको खून पीना ही है तो आप मेरा खून पी लीजिए। ये सुनकर मोहन चुड़ैल से कहता है, अरे नहीं चुड़ैल जी, आप मीना की बात बिल्कुल मत सुनिए। इसे कुछ मत करना। आपको खून पीना है तो मेरा खून पीजिए, लेकिन मेरी मीना को कुछ मत करना। मोहन और मीना का प्यार देखकर चुड़ैल रोने लगती है और वो मोहन को छोड़ देती है और कहती है, अच्छा लगा ये देखकर कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वरना बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिन्हें ना तो जिंदगी नसीब होती है और ना ही किसी का प्यार। बस मैं इतना चाहती हूँ कि हर आदमी मोहन की तरह हो जाए और अपनी पत्नी को प्यार करे, सम्मान दे। इतना बोलकर चुड़ैल बैल के ऊपर बैठकर चली जाती है और मोहन मीना को गले लगा लेता है। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।